हाय कोडर्स, तो अब हम अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 के अंदर हम ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में सीख रहे होंगे। अब हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले का कोई टॉपिक सीखना है या बाद में जब ये प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी तो बाद का भी अगर कोई टॉपिक सीखना है तो उसे हम वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। हाय एवरीवन, तो अब अपनी जावास्क्रिप्ट की जर्नी के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर हमने बहुत सारी कंडीशंस अपनी डे टू डे लाइफ में देखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाएं या फिर अगर हम अपना लाइसेंस बनवाने जाएं तो हमें 18+ की एज चाहिए होती है। तो ये एक कंडीशन होती है अपना लाइसेंस बनवाने के लिए कि हमारी एज 18+ होनी चाहिए। अगर हमें फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाना है, सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में जाना है, तो हमारे जो मार्क्स होने चाहिए वो पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो वो एक कंडीशन होती है अपनी क्लास को अपग्रेड करने की। तो इसी तरीके से रियल लाइफ के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको कभी कभार हमें अपने कोड के अंदर, अपनी रियल लाइफ वेबसाइट्स के अंदर लाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरीके की कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और उसी के बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले एक और टॉपिक है जिसको हम टच करने वाले हैं, जिसका नाम है कमेंट्स। कमेंट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड का वो हिस्सा होते हैं जो एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब अगर हम कुछ ऐसी चीज लिखना चाहते हैं जो एक्सप्लेन कर रही है कि हमारा कोड क्या काम करता है, बट वो कोड का पार्ट नहीं है, तो उसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कमेंट्स कहते हैं। अब एक कमेंट को लिखने से पहले सबसे पहले हम अपना बेसिक कोड सेटअप कर लेते हैं। हमने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट नाम का वही अपना पुराना फोल्डर लिया हुआ है। अभी इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। इसी फोल्डर को हमने अपने कंप्यूटर के अंदर खोला भी हुआ है। विजुअली ये फोल्डर अभी खाली है। तो विजुअल स्टूडियो कोड से क्या करेंगे, इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे। इस फाइल को हम कहेंगे index.html। index.html के बारे में लास्ट टाइम हमने बात की थी। ये एक HTML फाइल होती है। कंट्रोल एंड एक्सक्लेमेशन प्रेस करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यानी बॉयलर प्लेट कोड इसको हम कहते हैं। बॉयलर प्लेट कहने का मतलब है कुछ बेसिक कोड। मैं स्पेलिंग भी आपको बता देती हूँ। दिस इज कॉल्ड बॉयलर प्लेट कोड, जो VS कोड हमारे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। साथ के साथ हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे जिसे हम कह सकते हैं first.js। first.js की जगह इसको हम कह देते हैं अपनी script.js। तो ये हमारी स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट की .js फाइल आ जाएगी। बॉडी टैग से जस्ट बाद में एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करते हैं। इन्हें हम टैग्स कहते हैं। HTML के अंदर टैग्स बताते हैं कि आप किस चीज़ को लिखना चाहते हैं। जैसे एक वेब पेज के ऊपर या पूरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी कुछ डिस्प्ले होना चाहिए वो सारा का सारा इस बॉडी टैग के अंदर आता है। बट अभी के लिए टैग्स के ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन लिखेंगे सोर्स, एंड यहाँ हम लिख देंगे अपनी फाइल का नाम script.js। इसे कर देंगे सेव। तो बेसिकली हमारा ये जो HTML का कोड था इसे हमने कनेक्ट कर दिया है अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ। इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं script.js के अंदर। इसे भी क्रॉस कर देते हैं एंड थोड़ा सा जूम इन करने के लिए कमांड एंड प्लस साथ में प्रेस करके मैंने जूम इन कर लिया है। आपको करना है, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप कंट्रोल एंड प्लस वाला जो हमारा साइन होता है कीबोर्ड पे उसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा स्क्रिप्ट टैग हो गया। अब कमेंट्स लिखने के लिए, कमेंट्स बेसिकली हमारे कोड का वो हिस्सा होते हैं जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। उसको कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा console.log, यहाँ लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से मैंने एक लाइन लिखी। इसे सेव कर लेते हैं एंड अपने फोल्डर के अंदर जब हम जाएंगे तो इस बार हमारे पास 2 फाइल्स होंगी। index.html पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगी। अभी हमारा ब्राउज़र हमारे पास क्रोम है। इंस्पेक्ट करके अपनी एक कंसोल विंडो जो है इसके ऊपर थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। तो जूम इन हमने कर लिया। यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है हमारे लिए हेलो वर्ल्ड। अब ये तो आ गया हेलो वर्ल्ड, पर इसी के सामने अगर हमने इस तरीके से 2 डबल स्लैश लगा दिए और इसको सेव किया एंड जाके रिफ्रेश किया तो इस बार क्या आएगा, इस बार हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। तो बेसिकली ये अब कोड का वो हिस्सा हो गया जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जो कभी रन ही नहीं होगा। जनरली जब भी हम कमेंट्स लिखते हैं तो कमेंट्स के अंदर हम डबल स्लैश से शुरुआत करते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना कमेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ कमेंट। अब जनरली कमेंट्स के अंदर हम कोड नहीं लिख रहे होते। कमेंट्स के अंदर हम नॉर्मल इंग्लिश या चाहे तो इस तरीके से हिंदी, कैसे हैं आप, इस तरीके से हम हिंदी में भी चीज़ें लिख सकते हैं। बट जनरली हम इंग्लिश के अंदर लिखना प्रेफर करते हैं बिकॉज कोडिंग इज समथिंग दैट इज ग्लोबल। एंड कई बार आप ऐसी कोडिंग कम्युनिटीज़ के अंदर जाएंगे जहाँ पर शायद लोग हिंदी ना समझते हो, तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं।
सो दिस इज अ सिंगल लाइन कॉमेंट। दो तरीके के कॉमेंट हो सकते हैं, एक जो हमें एक सिंगल लाइन के अंदर लिखना है, दिस इज अ कॉमेंट। जनरली हम कॉमेंट्स को यूज करते हैं अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारा कोड कर क्या रहा है। तो मुझे अगर बताना है मेरा ये कोड क्या कर रहा है, तो उसके लिए हम ऊपर एक कॉमेंट लिख सकते हैं, दिस कोड प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड। इसे सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो अब ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड को। और वही चीज़ मैंने यहाँ पर अपने इस कोड के अंदर डिस्क्राइब कर दी है। कमेंट्स के अंदर अगर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं, कुछ भी रैंडम मैंने इस तरीके से टाइप कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो हमारे कोड के ऊपर, जिस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होगा उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालेगा। जैसे रिफ्रेश किया, मेरा कोड अभी भी वर्क कर रहा है। बट यही सेम गलती अगर हमने एक्चुअल कोड में कर दी होती बिना कॉमेंट के, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारे पास कुछ कुछ एरर्स आने लग जाएंगे। तो रैंडम चीज़ें जो हैं वो हम कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, पर लिखनी नहीं चाहिए। कमेंट्स को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए अपने नॉर्मल कोड की तरह। ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। मान लेते हैं कभी कभार हमें कोई बड़े कमेंट्स लिखने होते हैं, तो उस केस में हमारे कमेंट मल्टीपल लाइन्स तक जाते हैं। दिस इज अ कोड, जैसे हमें लिखना है दिस इज अ कोड दैट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड ऑन आर कंसोल विंडो। इस तरीके से बहुत लंबा सा मुझे अगर कमेंट लिखना है, तो या तो तरीका होगा कि 2 सिंगल लाइन कमेंट्स लिखे जाएं, ये तरीका भी बिल्कुल सही है, इसमें भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम लिखें /*, इस तरीके से /*, तो हमारा एक नया कमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये कमेंट मल्टीपल लाइंस तक जा सकता है। तो अगर एक बार हमने /* लिख दिया तो हमारी सारी की सारी चीज़ें कमेंट बन जाएंगी। और हम चाहते हैं कमेंट जहाँ पे ख़त्म हो वहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं /, यहाँ पर लिखेंगे हम */। तो इस तरीके से इतना पार्ट हमारा एक कमेंट बन जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, हमारा कोड अभी भी वर्क करेगा विदाउट एनी एरर। तो इस तरीके से कमेंट्स को कभी भी हम लिख सकते हैं अपने कोड के अंदर, किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे ये है हमारे ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स का काम होता है प्रोग्रामिंग के अंदर टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन डेटा। एंड एक और एडिशनल चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर एक बार जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ऑपरेटर सीख लिया, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सीख ली, तो फिर चाहे बाद में जाके हम C++ जैसी, जावा जैसी या पाइथन जैसी लैंग्वेज को कर रहे हैं, वहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ऑपरेटर्स का। तो प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये टॉपिक सीख लोगे ना, वो हर जगह अप्लाई होगा एंड हर जगह हमें हेल्प कर रहा होगा। तो ऑपरेटर्स डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब ऑपरेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैथ के अंदर हमने पढ़ा होगा a + b = C। इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट हमने पढ़ी होगी, 4 + 5 = 9। इस तरीके की स्टेटमेंट हमने पढ़ी होगी। जब भी हम a + b इस तरीके से कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पर इस पूरी की पूरी चीज़ को हम कहते हैं मैथ के अंदर एक एक्सप्रेशन। इसको मैथ के अंदर भी एक्सप्रेशन कहते हैं और इसको प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक्सप्रेशन कहते हैं। और एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, या अगर मैंने लिख दिया 1 + 2, तो ये जो हमारी वैल्यूज़ होंगी, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस वाला साइन होता है, इसका काम होता है 2 नंबर्स को ऐड करना, तो इसे हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है ये वाला ऑपरेटर 2 नंबर्स को ऐड करने का, यानी एडिशन का काम कर रहा है। तो जैसे हमारे पास प्लस वाला ऑपरेटर होता है, वैसे ही हमारे पास माइनस वाला भी ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स जिसकी हम बात करेंगे, इन्हें हम कहते हैं अपने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी जो मैथ करने में हमें हेल्प करते हैं। तो मैथ के अंदर ऑलरेडी इनमें से काफ़ी सारे हमने देखे होंगे। इनमें से सबसे वेल नोन है हमारा प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, जिसके लिए हम एस्टरिस्क सिंबल यानी स्टार वाला सिंबल यूज़ करते हैं, और हमारा डिवाइड ऑपरेटर। इन चारों को एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले एक कमेंट डाल लेते हैं यहाँ पे कि हम सीखने वाले हैं अपने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले console.log करेंगे। अच्छा, console.log में यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट a = इसे कह देते हैं 5 एंड लेट b = लेट्स कॉल इट 2। तो यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर हम लिख सकते हैं a + b। अगर मैंने सिर्फ इतना लिखा तो क्या प्रिंट होकर आएगा, हमारे पास प्रिंट होकर आएगा a + b, क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर चीज़ें वैसी की वैसी प्रिंट होकर आती हैं। पर अगर हमें लिखना है a + b = समथिंग, तो ये आएगा a + b = समथिंग। पर मुझे अगर एक्चुअल आउटपुट प्रिंट करवाना है, 2 चीज़ें एक साथ प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम कॉमा को यूज़ कर सकते हैं, और कॉमा में हम लिख देंगे a + b। तो इस तरीके से क्या होगा, a + b की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगी और फिर वो वैल्यू हमारे पास प्रिंट होकर आएगी।
रिफ्रेश किया तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू क्या थी 5 थी, b की वैल्यू क्या थी 2 थी। 5 प्लस 2 हमारे पास क्या होता है 7 के इक्वल होता है। हम चाहते तो इसको किसी दूसरे वेरिएबल c के अंदर भी सेव करवा सकते थे और फिर c को प्रिंट करवा सकते थे। सेव किया, रिफ्रेश किया तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आता, बट हम चाहें तो इसे डायरेक्टली भी इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी। इसी तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं a माइनस बी। a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी, रिफ्रेश किया तो इट विल बी इक्वल टू 3। यहाँ पे साथ में हम a और b की वैल्यूज प्रिंट करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग a इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे a की वैल्यू कॉमा एंड b इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे b की वैल्यू। तो हमें कंसोल के अंदर भी दिखाई देगा a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 2, तो 5 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 3 के इक्वल। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करते हैं विच इज द एस्टरिस्क सिंबल। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल यहाँ पे होगा। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ गया, कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। डिवाइड के लिए हम स्लैश को यूज करते हैं, तो a स्लैश b यानी 5 डिवाइडेड बाई 2। रिफ्रेश किया तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास होता है 2.5, तो उसकी वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आ गई। तो ये हमारे 4 बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, पर प्रोग्रामिंग के अंदर इनसे भी एडिशनल कुछ और होते हैं। ये 4 तो मैथ के अंदर यूज होते हैं, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का सिंबल होता है परसेंटेज वाला साइन। अगर हमने कभी भी लिखा a मॉड्यूलस b, तो उसका मतलब है कि a b से जब डिवाइड होगा तो उनका जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 को 2 से डिवाइड किया, तो 5 जब हमारा 2 से डिवाइड होगा तो उस केस में 2 हमारा क्वोशंट बचेगा, यहाँ से 4 हमारे पास गया, लास्ट में रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 1। तो मॉड्यूलस क्या देगा 5 मॉड्यूलस 2, या इसको 5 मॉड्यूलो 2 भी बोल सकते हैं। दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, तो हमारे पास प्रिंट होके आएगा 1। इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, या इनफैक्ट इसे पूरा प्रिंट कर लेते हैं। a मॉड्यूलस b की वैल्यू होगी हमारे पास इक्वल टू 1। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये a मॉड्यूलस b हमारे पास आया 1। यानी दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, a b से जब डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर हमें मॉड्यूलस देता है। सेकंड हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है विच इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन यानी पावर देना। मैथ के अंदर हमने पावर पढ़ी थी a टू द पावर b, यानी 2 टू द पावर 2 अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 टू द पावर 3 लिख दिया, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 टू द पावर 4 लिख दिया तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से हम उसके लिए एक्सपोनेंशिएशन के लिए यहाँ पर 2 एस्टरिस्क यानी 2 मल्टीप्लाई के साइन को यूज करते हैं। अगर हमने लिख दिया a एक्सपोनेंशिएशन b, तो उसका मतलब होता है a टू द पावर b। ये चीज़ करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर 2 एस्टरिस्क यूज करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब बेसिकली होगा कि 5 टू द पावर 2, और 5 टू द पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 25। तो दिस शुड गिव मी एन आउटपुट ऑफ 25। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 25 के इक्वल। अब ये तो हो गए हमारे नॉर्मल ऑपरेटर्स। जनरली ये जो सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं ये 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करने का मतलब है इन्हें a भी चाहिए तो इन्हें b भी चाहिए। अगर कुछ ऐड करना है आपको तो a भी होना चाहिए b भी होना चाहिए। अगर कुछ पावर देनी है तो a भी होना चाहिए b भी होना चाहिए। पर हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में 2 ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए। ये चीज़ मैथ के अंदर देखने को नहीं मिलती, ये चीज़ हमें स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग के अंदर देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई इट इज यूनिक। इन ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। हमारे पास 2 यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का सिंबल होता है माइनस माइनस। अगर मैंने लिख दिया a प्लस प्लस तो प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है a प्लस 1, दोनों का सेम मतलब होता है जावास्क्रिप्ट में। और अगर मैंने लिख दिया a माइनस माइनस तो इसका मतलब होता है a माइनस 1, इन दोनों का भी सेम मतलब है। तो बेसिकली a को हम a माइनस 1 वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पे a को हम a प्लस 1 वैल्यू दे रहे हैं।
तो एक सिंगल जो a होगा उसको अगर हमें 1 से बढ़ाना है तो उसके लिए हम प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, और 1 से घटाना है तो उसके लिए हम माइनस माइनस यूज कर सकते हैं। ये हो सकता है फर्स्ट टाइम देखने में यूनिटरी ऑपरेटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, पर टेंशन की बात नहीं है, बहुत ईजी होता है यूज करने में। एंड इनफैक्ट इसको बाद में हम लूप्स नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो डे टू डे बेसिस पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज कर रहे होंगे। तो यूनिटरी ऑपरेटर को एक बार देखते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू हेडिंग कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेटर, एंड इस पूरे के पूरे पार्ट को हम कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, कमांड और स्लैश अगर हम एक साथ प्रेस करते हैं, ये शॉर्टकट होता है सारी की सारी चीज़ों को एक साथ कमेंट आउट करने का। कमेंट आउट कर दिया, अब हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बट ये फर्स्ट लाइन हमें प्रिंट करवानी है, तो इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, या इनफैक्ट इसी को कमेंट आउट करके इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं, एंड यहाँ इसे पेस्ट कर लेते हैं, इन दोनों को कर देते हैं कमेंट आउट। सेव कर लिया। अब हम यूनिटरी ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। रिफ्रेश किया, हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं a एंड b की। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू a+1, और फिर कंसोल डॉट लॉग करके हमने वैल्यू प्रिंट करवाई a की। अब हमें पता है a की वैल्यू यहाँ पर 5 है। जैसे ही यहाँ पर a+1 इज इक्वल टू a होगा, a+1 की वैल्यू हो जाएगी 6, और वो a के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो चुकी है 6 के इक्वल, तो यहाँ पे प्रिंट भी 6 होना चाहिए। सेव किया, या इनफैक्ट यहाँ लिख देते हैं a इज इक्वल टू, सेव किया, रिफ्रेश किया, हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 6। अब यही चीज को शॉर्टकट में लिखने का तरीका होता है a++। सिंपली a++ लिखो, सेमीकोलन लगाओ, एंड उसके बाद जब हम a को प्रिंट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू भी 6 आएगी। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब भी हमारे पास a इज इक्वल टू 6 आएगा। ऐसे ही अगर हमें लिखना होता a इज इक्वल टू a-1, तो उसे हम ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ पे जब a की वैल्यू प्रिंट होती तो पहले a की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे 4 हो गई, तो हमारे पास 4 प्रिंट होके आता। सेव किया, रिफ्रेश किया, हमारे पास a इज इक्वल टू 4 आ गया। इसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है a-। जैसे ही a-, लिखा, रिफ्रेश किया, तब भी हमारे पास a इज इक्वल टू 4 आएगा। अब ये तो हो गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का मतलब। इसके अलावा हम अपने प्लस प्लस एंड माइनस माइनस को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है कि हम लिखें a++, एक होता है कि हम लिखें ++a, दोनों वैलिड है। एक होता है कि हम लिखें a-, एक होता है कि हम लिखें -a, ये दोनों भी वैलिड है। इसे हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट यानी बाद में। इसे हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्री यानी पहले। इसे हम कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, और इसे हम कहते हैं प्री डिक्रीमेंट। इनके नाम वैसे अभी हमें ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम के साथ हमें धीरे धीरे याद हो जाएंगे। पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि पहले अगर अभी इस लाइन के अंदर, जिस लाइन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू अगली लाइन से चेंज होगी। प्री इंक्रीमेंट कहता है मैं तो पहले वैल्यू चेंज करूंगा, उसके बाद काम होगा। पोस्ट बाद में वैल्यू चेंज करता है, प्री पहले ही वैल्यू चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रिंट करवाने का काम अगर हम एक ही लाइन में करें, हम क्या करें, हम यहाँ पे प्रिंट करवाने वाले हैं, एक तो मैं प्रिंट करवाऊंगी ++a, तो ++a की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू कर लेते हैं और इसे लिख देते हैं ++a। ++ कहता है पहले मैं वैल्यू चेंज करूंगा फिर प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करवाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे 5 जो है, पहले 5 की वैल्यू चेंज होगी, वो 6 बनेगा, और फिर वैल्यू 6 प्रिंट होकर आएगी हमारे पास। तो रिफ्रेश किया तो हमारे पास क्या आया, ++a इज इक्वल टू 6। यहीं पर अगर हमने किया होता a++, तो a++ क्या कहता, a++ कहता पहले मैं काम करूंगा, यानी पहले प्रिंट करूंगा वैल्यू, फिर उसे चेंज करूंगा। तो पहले क्या वैल्यू प्रिंट होगी, a की वैल्यू 5 है तो वो 5 ही प्रिंट होगी, फिर वो 6 बन जाएगी बाद में जाके। रिफ्रेश किया तो इस बार हमारे पास a++ की वैल्यू 5 ही आई। पर अगर मैं अगली लाइन के अंदर प्रिंट करवाऊं कंसोल डॉट लॉग a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर a की वैल्यू प्रिंट करवाई तो अब क्योंकि a की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी तो वो प्रिंट होकर आएगा 6 के इक्वल। तो a++ कहता है पहले पुरानी वैल्यू यूज होगी इस लाइन के अंदर, पर अगली लाइन में जो भी काम हो रहा होगा वहां से नई वैल्यू यूज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर तो पुरानी वैल्यू 5 होगी, पर यहाँ पर नई वैल्यू 6 हमारे पास आएगी। इसी तरीके से, सेम तरीके से हमारा पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट -a, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे -a, तो -a कहता है पहले वैल्यू को माइनस करूंगा, यानी 5 का 4 हो जाएगा, तो 4 प्रिंट करवाएंगे और अगली लाइन में भी 4 ही प्रिंट होगा हमारे पास। पर यहीं पर अगर हमने किया होता a-, और यहाँ हम प्रिंट करवाते a-, तो a-, कहता है मैं तो पहले अपना काम करूंगा, यानी पहले a की वैल्यू को प्रिंट करवाऊंगा, 5 प्रिंट हुआ, फिर उसे डिक्रीज करूंगा।
तो डिक्रीज तो हो गया इस लाइन के अंदर, पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो रिफ्लेक्ट होगा नेक्स्ट लाइन से, जब ए की वैल्यू प्रिंट होगी तो हमारे पास 4 आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है यूनिरी ऑपरेटर्स के अंदर पोस्ट एंड प्री वाला कॉन्सेप्ट, बट ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके आगे जाके हम चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो एक पॉइंट के बाद हमें आदत हो जाएगी इनको यूज़ करने की। कोई नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना खुद, अगर 5 मिनट पॉज करके इसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हमारे होते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जिन ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम होता है टू असाइन वैल्यूज। असाइन वैल्यूज यानी किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना। सबसे ईजिएस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू, यानी 5a इज इक्वल टू 5 अगर हमने लिख दिया तो ये इक्वल टू का जो सिंबल है ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसका मतलब है कि 5 की वैल्यू a वेरिएबल के अंदर असाइन हो रही है। हमेशा जब प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमने इस तरीके से लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है राइट साइड में, तो हमेशा वैल्यू क्या करती है, वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ प्रोपेगेट करती है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। अब इसके अलावा हमारे पास और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है हमारा प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू कहने का मतलब होता है अगर हमने कहीं पे लिख दिया a प्लस इक्वल टू 1 तो इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a प्लस 1। अगर हमने लिख दिया a प्लस इक्वल टू 4 तो इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a प्लस 4। बेसिकली इसी चीज को लिखने का एक शॉर्ट तरीका, एक कॉम्पैक्ट तरीका इसको हम कह सकते हैं। तो इसको देख भी लेते हैं एक बार। लेट अस कॉमेंट आउट ऑल ऑफ दिस, एंड इसको भी कॉमेंट आउट कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड कॉमेंट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं a एंड b। तो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं a प्लस इक्वल टू 4। अब हम चाहें तो यहाँ पर बीच में स्पेस दे सकते हैं, ये वाली स्पेसेस हमारी अलाउड होती हैं, बट प्लस और इक्वल टू के बीच में स्पेस नहीं देनी, क्योंकि ये क्या है, ये एक सेम ऑपरेटर है, तो इससे हमें साथ में लिखना होता है। तो a प्लस इक्वल टू 4 का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 4, और a की वैल्यू क्या है, 5 के बराबर है, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9 के इक्वल, तो a की वैल्यू 9 बन जाएगी। कैसे वेरीफाई करें, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा लेते हैं, a इज इक्वल टू, a को प्रिंट करवा लेते हैं, तो हमारे पास पता है वैल्यू क्या प्रिंट होके आनी चाहिए, वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आनी चाहिए 9 के इक्वल। इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश इट, a इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से हम चाहें तो इसको माइनस इक्वल टू कर सकते हैं। माइनस इक्वल टू जब हमने किया तो मतलब a माइनस 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल। सेव किया, रिफ्रेश किया, वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लिख देते हैं, तो a मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 5 इंटू 4 होता है हमारे पास इक्वल टू 20। सेव किया, रिफ्रेश किया, वेरीफाई हो गया, इक्वल टू 20। इसी तरीके से सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आएगा 1.25 आई बिलीव, रिफ्रेश किया तो हमारे पास आ गया 1.25। उसी तरीके से हम चाहें तो मॉड्यूलो भी कर सकते हैं। मॉड्यूलो किया हमने, यहाँ पे मॉड्यूलस लिख दिया। अब 5 मॉड्यूलस 4 क्या होता है, दैट शुड बी इक्वल टू 1। जब हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर में 1 आएगा, 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, रिफ्रेश किया, आंसर इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से एक्सपोनेंशिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो एक्सपोनेंशिएशन कर सकते हैं। जब 5 के साथ एक्सपोनेंशिएशन करेंगे 4 का तो इट विल बी 125 इंटू 5, आई थिंक इट शुड बी 625। चेक करते हैं आंसर क्या आएगा, रिफ्रेश किया तो यस, द आंसर इज इक्वल टू 625। तो इस तरीके से सारे के सारे जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स की फॉर्म में। नेक्स्ट ऑपरेटर्स जिनके बारे में हम बात करेंगे ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनका काम होता है वैल्यूज़ को कंपेयर करना। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे मार्क्स को अपने बच्चों के मार्क्स से कंपेयर करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं टू कंपेयर टू वैल्यूज़। अब दो वैल्यूज़ कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो नंबर्स को कंपेयर करना है, एक नंबर है a इज इक्वल टू 5, दूसरा नंबर है b इज इक्वल टू 5। दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है कि दोनों नंबर इक्वल हैं क्या, उसके लिए मैथ के अंदर हम कैसे लिखते हैं, मैथ के अंदर तो हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू b, हमें पता चल जाता है, और नॉट इक्वल टू के लिए क्या करते हैं, a नॉट इक्वल टू b। ये होती है मैथ वाली जिंदगी। अब जावास्क्रिप्ट वाली जिंदगी के अंदर क्या होता है, ये जो नॉर्मल इक्वल टू होता है ये तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है, तो इसको तो कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन के लिए हम डबल इक्वल टू लिखते हैं, और नॉट इक्वल टू के लिए हम अपना एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, और इसके लिए
एक्सक्लेमेशन और फिर इक्वल टू, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। जहां भी नॉट हमें लिखना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर या इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, मैक्सिमम के अंदर हम क्या लिखते हैं, नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, चेक करते हैं इन ऑपरेटर्स को। इस पार्ट को कर लेते हैं हम कॉमेंट आउट, इन्हें भी कर देते हैं कॉमेंट आउट, कॉपी कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट एक हम यहाँ पे कॉमेंट लिख देते हैं फॉर आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसको सेव कर लेते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करके सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं console.log a डबल इक्वल टू बी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर a इक्वल टू बी, हम बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि a हमारा b के इक्वल है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होगा ये हमें बताएगा कि हम सच कह रहे हैं या फिर हम झूठ कह रहे हैं। तो बेसिकली हम कहने की कोशिश कर रहे हैं 5 मेरा इक्वल टू 2 के इक्वल है। तो हमारा जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो हमारे रिजल्ट में हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। जो भी अपने स्टेटमेंट लिखी होती है उसके लिए या तो वो हमें ट्रू रिटर्न करके देगा या फिर वो हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। यहाँ हम कहने की कोशिश कर रहे हैं 5 2 के बराबर है और फिर हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास फॉल्स रिटर्न होके आएगा। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे तो 5 इक्वल टू 2 के लिए वील गेट फॉल्स। उसी तरीके से अगर हम b की वैल्यू को चेंज कर देते हैं टू 5 एंड इस बार रिफ्रेश करेंगे, इसे 5 कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो इस बार हमारे पास रिटर्न होके आएगा ट्रू। उसी तरीके से जैसे हमारे पास इक्वल टू होता है हम नॉट इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी कि a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू b, तो हम बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं 5 इज नॉट इक्वल टू 5। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट झूठ है तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट होके आएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, 5 इज नॉट इक्वल टू 5 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड यहीं पर अगर हमारे पास 2 होता तो यहाँ हम कहने की कोशिश कर रहे हैं 5 इज नॉट इक्वल टू 2। कैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से। ये तो बस हमने एज इट इज प्रिंट करवा दिया, कह कौन रहा है, कह ये एक्सप्रेशन रहा है, और इस एक्सप्रेशन ये सच कह रहा है या नहीं कह रहा वो हमारे लिए हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर बताएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिटर्न होके आएगा बिकॉज ऑब्वियसली 5 इज नॉट इक्वल टू 2। रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे हमारे पास ट्रू प्रिंट होके आया। अब जब भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अगर हमने यहाँ पर a के लिए 5 लिख दिया और b के लिए भी हम 5 लिख दें, बट ये जो 5 हो ये स्ट्रिंग वाला 5 हो, तो हमें पता है ये जो फर्स्ट 5 है यानी a, दिस इज इक्वल टू अ नंबर, और ये जो सेकंड है दिस इज इक्वल टू अ स्ट्रिंग। डेटा टाइप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे पता है ये एक नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है। और कायदे से एक नंबर, बहुत सारे हमारे ऐसे कोड हो सकते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि नंबर और स्ट्रिंग की वैल्यू इक्वल हो, बट अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 या a इक्वल टू b एंड उस केस में हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ट्रू रिटर्न होके आएगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, a इज इक्वल टू b के लिए इसने कंपैरिजन ऑपरेटर ने हमें ट्रू रिटर्न करके दे दिया। ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है जावास्क्रिप्ट में क्योंकि जब एक स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर होता है तो इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट क्या करती है, ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग को पहले नंबर के अंदर कन्वर्ट करेगी और फिर इस नंबर को इस नंबर के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रही है। तो ये स्ट्रिंग 5 के अंदर कन्वर्ट होके और फिर 5 वाला नंबर 5 वाले नंबर से मैच कर जाएगा और ये हमें ट्रू दे देगा। बट हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि स्ट्रिंग और नंबर इक्वली कंपेयर हो पाए, तो ऐसे केसेस के लिए हम स्ट्रिक्टर वर्जन ऑफ इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू को यूज करते हैं एंड उसके लिए हम ट्रिपल इक्वल टू लिखते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं अपना स्ट्रिक्ट वर्जन, ये और ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक करेगा। यानी डबल इक्वल टू तो क्या करता था, सिर्फ वैल्यू को चेक करता था कि अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। ट्रिपल इक्वल टू हमारे लिए डेटा टाइप को भी चेक करता है। ये चेक कर लेगा पहले ही कि स्ट्रिंग और नंबर का कभी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, या दूसरी कोई अगर वैल्यू है तो उनका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज जस्ट यहाँ पे हमें ट्रिपल इक्वल टू लगाना है और कोई चेंज हमें लेके नहीं आना। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस केस में हमारे पास रिटर्न होके आएगा फॉल्स। जैसे हमारे पास ट्रिपल इक्वल टू होता है वैसे ही हमारे पास नॉट एंड डबल इक्वल टू होता है। तो नॉट एंड डबल इक्वल टू को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, हमारे पास आ गया ट्रू रिटर्न होके। तो इस तरीके से ये स्ट्रिक्टर वर्जन है। और जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हमें वैल्यूज़ को कंपेयर करना होगा, अनलेस एंड अनटिल हम एक्सप्लिसिटली चाहते हैं कि मुझे डेटा टाइप के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं चाहिए, अगर अलग अलग डेटा टाइप हैं तो भी कंपेयर कर दो, तब हम डबल इक्वल टू को यूज़ करेंगे, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में हम ट्रिपल इक्वल टू को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जिसमें हमारा ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। इनके भी एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 रख लेते हैं, b इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं। लेट्स फर्स्ट चेक फॉर a ग्रेटर देन b। या बेसिकली यहाँ हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3।
हमें पता है 5 होता है 3 से ग्रेटर, तो उसके लिए हमारे पास ट्रू रिटर्न होके आएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, दिस इज इक्वल टू ट्रू, एंड यहीं पर हम लेस देन कर देते तो फिर हमारे पास फॉल्स रिटर्न होके आता। रिफ्रेश किया, फॉल्स। यहीं पर हम लेस देन इक्वल टू कर देते एंड लेट्स मेक b इक्वल टू 5, सेव किया, रिफ्रेश किया, दिस शुड बी इक्वल टू 5। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न होके आ गया, एंड यहीं पर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी हमें वो ट्रू ही रिटर्न करके देगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ट्रू आ गया। यहाँ पर वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, a को हमने 6 बना दिया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा a। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये भी हमारे लिए ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देगा। तो ये होते हैं सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हम पढ़ रहे होंगे जो होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर से थोड़ी से अलग होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर करता है, पर लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करके एक फाइनल आंसर देते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर का भी आंसर हमारे पास लास्ट में या तो फॉल्स आता है या ट्रू आता है। लॉजिकल ऑपरेटर कहता है कि एक व्यक्ति मान लो सच बोल रहा है, इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न कर दिया। ये कोई भी व्यक्ति है, इसको कोड के अंदर हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। एक आदमी सच बोल रहा है और दूसरा आदमी भी मान लो सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दोनों का आउटपुट फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, अगर इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन होती है तो फिर हम यूज करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल एंड की। लॉजिकल एंड हमें बताता है अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हमें चेक करना हो कि कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 भी ट्रू है, तभी हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो ट्रू आना चाहिए। ट्रू यानी सच आना चाहिए। इस तरीके की अगर हम कंडीशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लॉजिकल एंड को यूज करते हैं। लॉजिकल एंड कहता है कि मैं लास्ट में फाइनल आंसर ट्रू तभी दूंगा जब मुझे फर्स्ट वैल्यू भी ट्रू मिलेगी, जब मुझे सेकंड वैल्यू भी ट्रू मिलेगी। तो लॉजिकल एंड कहता है कि मेरे फाइनल आंसर ट्रू होने के लिए सारी की सारी वैल्यूज का ट्रू होना जरूरी है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा, इसे हम कॉमेंट आउट कर देते हैं। लेट्स कॉमेंट दिस आउट एंड लेट्स कॉमेंट दिस आउट। यहाँ हम लिख देंगे अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं अपनी वैल्यूज को। अब फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल बना लेते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 कह रही है a इज ग्रेटर देन b। अब हमें पता है a हमारा b से ग्रेटर ही है, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी। वहीं पर हमने एक दूसरा वेरिएबल बना लिया कंडीशन 2। कंडीशन 2 कहता है a इज इक्वल टू 6। अब हमें पता है a की वैल्यू 6 के इक्वल तो है ही, तो ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा, ये भी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं console.log कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो वो क्या करेगा, ये देखेगा फर्स्ट वैल्यू ट्रू है क्या और सेकंड वैल्यू ट्रू है क्या। अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो फिर वो फाइनल आंसर हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा, नहीं तो हमें फाइनल आंसर फॉल्स रिटर्न होके आएगा अगर एक भी कंडीशन झूठ हो जाती है तो यहाँ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 हम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है यहाँ पे सिंगल एंड यूज नहीं करना, डबल एंड यूज करना है। सिंगल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बिटवाइज ऑपरेटर्स को इतना हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली हम उन्हें यूज नहीं करते डेवलपमेंट के अंदर, बट हम चाहें तो बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। बट यहाँ ये याद रखना है कि सिंगल एंड यूज नहीं करना, हमें लॉजिकल ऑपरेटर के लिए डबल एंड यूज करना है। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास प्रिंट होके आया है ट्रू। इसका मतलब कंडीशन 1 भी सच थी, कंडीशन 2 भी सच थी। पर अगर एक को हम झूठ बना दें, लेट्स सपोज आई राइट a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मुझे पता है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऐसे केसेस में हमारा एंड हमें फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। वहीं पर अगर हमने इस फर्स्ट कंडीशन को फॉल्स बना दिया होता, इसे तो 6 कर देते हैं, ये तो ट्रू हो गई, पर इसको हमने कर दिया लेस देन a लेस देन b और ये हमारे पास फॉल्स हो गई। अब फॉल्स एंड ट्रू, इसके लिए हमें रिटर्न होकर आएगा फॉल्स। तो इसकी एक्चुअली हम एक टेबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कंडीशन 1 और ये है हमारी कंडीशन 2 और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब कंडीशन 1 या तो ट्रू हो सकती है, कंडीशन 2 भी ट्रू हो सकती है, ये एक ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, ये फॉल्स हो सकती है, ट्रू हो सकती है, ये फॉल्स हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। इनके बेसिस पे ये जब ट्रू एंड ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा एंड के केस में। बाकी सारे केसेस में हमारा रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। और ये जो कंडीशंस हैं इनको डायरेक्टली हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a लेस देन b
इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड A इक्वल टू C, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इन दोनों को वेरिएबल्स को, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को हम हटा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट प्रिंट होके आएगा। तो अपनी कंडीशंस को डायरेक्टली यहाँ लिखना पॉसिबल है। अब नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने लॉजिकल और को। लॉजिकल और कहता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना मेरे लिए, तो मैं फाइनल आंसर ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो इसकी अगर हम टेबल बनाने निकले तो लॉजिकल और हमारे लिए बोलेगा अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगी, या तो दोनों ट्रू हैं तो मैं तो ट्रू रिटर्न कर दूंगा। एक ट्रू एक फॉल्स हो गया तो भी ट्रू रिटर्न करूंगा, एक फॉल्स एक ट्रू हो गया तो भी ट्रू रिटर्न करूंगा। दोनों फॉल्स हुए, सिर्फ उसी केस में मैं फॉल्स रिटर्न करने वाला हूं। तो अगर हमें इस तरीके की कंडीशन चेक करनी होती है जिसमें दोनों में से एक भी ट्रू निकल जाए तो मतलब ट्रू होगी चीज, तो उस केस में हम लॉजिकल और को यूज करते हैं। रियल लाइफ इसका इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जोमेटो के ऊपर ऑफर्स अप्लाई कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जोमेटो को ऑफर देना है कि या तो कस्टमर के पास ICICI का क्रेडिट कार्ड हो जाए जिससे वो पेमेंट कर दे, या फिर UPI पेमेंट कर रहे हैं तो पेटीएम से पेमेंट कर दे। दोनों के ऊपर हम 10% का ऑफर दे देंगे। तो इस तरीके से ये और कंडीशन है कि दोनों में से एक भी सच हो जाए तो भी ऑफर मिल जाएगा कस्टमर को। तो इस तरीके की सिचुएशन के लिए हम लॉजिकल और को इंप्लीमेंट करेंगे। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो A लेस देन B है, हम कह रहे हैं 6 लेस देन 5, ये तो फॉल्स है, और A ट्रिपल इक्वल टू 6 ये ट्रू है। तो यहाँ फॉल्स एंड इसे और कर लेते हैं। फॉल्स और ट्रू हमें क्या देगा, ये ट्रू दे देगा। रिफ्रेश किया तो इस बार ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक ही कंडीशन सच है, तभी फाइनल आंसर हमारे पास ट्रू रिटर्न होके आएगा। एक चीज याद रखनी है, ये जो हम प्रिंट कर रहे होते हैं और दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। हमारे कीबोर्ड के ऊपर इसे पाइप कहते हैं, सिंबल को पाइप सिंबल इसको हम कह रहे होते हैं। तो इस सिंबल को हम प्रेस करके अपने लॉजिकल और ऑपरेटर को लिखते हैं। यहाँ भी 2 बार इसे लिखना है, एक बार लिख देंगे तो वो बिटवाइज ऑपरेटर बन जाएगा। एंड थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास होता है लॉजिकल नॉट। इसीलिए शुरुआत में ही बोला था, जहां भी एक्सक्लेमेशन दिखे जावास्क्रिप्ट में उसको पढ़ना है एज नॉट। लॉजिकल नॉट कहता है कोई भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू दे रहा होगा ना, मैं उसको फॉल्स बना दूंगा, और कोई भी फॉल्स दे रहा होगा तो मैं उसे ट्रू बना दूंगा। तो लॉजिकल नॉट हमेशा उल्टा करता है। इस चीज को भी चेक कर सकते हैं। लॉजिकल नॉट को एक ही एक्सप्रेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव दिस एक्सप्रेशन A लेस देन B। अब हमें पता है A लेस देन B फॉल्स दे रहा होगा हमें, पर अगर हम इसे कर दें नॉट ऑफ और इसे पेरेंथेसिस में डाल देते हैं A लेस देन B, यहां लिख देते हैं नॉट ऑफ A लेस देन B, या 6 लेस देन 5। सेव किया, रिफ्रेश किया तो हमारे पास फाइनल आंसर में ट्रू आएगा। कैसे आया ट्रू? 6 लेस देन 5 फॉल्स होता है और फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू होता है, तो ट्रू प्रिंट कर दिया। यहीं पर अगर हम कोई अंदर ट्रू कंडीशन दे देते, लेट्स सपोज हमने लिखा होता A ट्रिपल इक्वल टू 6, उस केस में ये वैल्यू ट्रू होती तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए था, पर नॉट उसका ऑपोजिट प्रिंट करके देगा, यानी हमें फॉल्स प्रिंट करके देगा। तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये तो हमने सीख लिए ऑपरेटर्स, इनसे हम बेसिक मैथ, बेसिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। पर हमने ऑपरेटर्स को सीखा क्यों? हमने ऑपरेटर्स को इसलिए सीखा ताकि रियल लाइफ के अंदर अगर हमें कोई कंडीशन चेक करनी हो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिख के, तो उन कंडीशंस को हम चेक कर पाएं। और कंडीशंस को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी पावरफुल चीज, जिसका नाम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का काम होता है टू इम्प्लीमेंट सम कंडीशन इन द कोड। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डार्क मोड डालना चाहते हैं कि हमारा लाइट मोड में वेबसाइट अभी काम करनी चाहिए या डार्क मोड के अंदर काम करनी चाहिए। तो उसके लिए हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं मोड, और उस मोड को हम चेक कर लेंगे इस मोड की वैल्यू क्या है। अगर मोड की वैल्यू है डार्क मोड तो उस केस में क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को हम सेट कर सकते हैं ब्लैक, और लाइट मोड है मोड की वैल्यू तो उस केस में बैकग्राउंड कलर को हम सेट कर सकते हैं टू लाइट। तो इस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कोड के अंदर, जिनके बेसिस पे हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। रियल लाइफ में हमें पता है दैट इफ आई नीड अ ड्राइवर्स लाइसेंस, एक लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए एज क्या होनी चाहिए, उसके लिए एज 18+ होनी चाहिए। तो वहां पे कंडीशन आ जाती है कि अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18 है तभी हमें लाइसेंस मिलेगा, अगर एज लेस देन 18 है उस केस में हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा होगा। या फिर वोटिंग की एज की बात करें तो अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तभी हम वोट कर पाएंगे, नहीं तो वोट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 33 हैं तभी हम पास हो पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जा पाएंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके की कंडीशन होती है जिनको कई बार हमें कोड के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, तो उनके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। इनमें से सबसे पहली होगी हमारे पास इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का काम होता है किसी कंडीशन को चेक करना। हम लिखते हैं इफ
इफ हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है और फिर पेरेंथेसिस लगाते हैं इस तरीके से। पेरेंथेसिस मतलब इन ब्रैकेट के अंदर फिर हम अपनी कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन का मतलब होता है बेसिकली सम एक्सप्रेशन। हमने कुछ एक्सप्रेशन लिख दिया जिसका फाइनल रिजल्ट या तो ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। अगर इस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट ट्रू आ जाता है तो ट्रू के केस में क्या होगा, जो इसके अंदर फिर हमने एक ब्लॉक बना दिया करली ब्रेसेस बना के, और इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखा होगा फिर वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर इस कंडीशन का फाइनल रिजल्ट फॉल्स आ गया तो फिर ये कोड कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी इफ स्टेटमेंट काम करती है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल सा हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे अब हम ही पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल बनाया एज, एज की वैल्यू हमने रख दी 25। अब हम चेक कर सकते हैं अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18 हुई तभी हम console.log करके प्रिंट करवा रहे होंगे। यहां हम लिख सकते हैं कैन वोट। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तभी प्रिंट होके आएगा यू कैन वोट, या यहाँ यू लिख देते हैं, यू कैन वोट। इसको सेव कर लेते हैं। अब हमें पता है हमारी एज तो 25 है, तो 25 ग्रेटर देन 18 क्या इवैल्यूएट होगा यहाँ पे, एक्सप्रेशन से क्या वैल्यू आएगी, एक्सप्रेशन से हमारी वैल्यू आएगी ट्रू। ट्रू आएगा तो ये चीज़ हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है यू कैन वोट। पर यहीं पर अगर हम लेट्स सपोज 16 कर देते, सेव किया, रिफ्रेश किया, इस बार कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। यहाँ हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं, इफ़ एज इज़ लेस देन 18, इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कह देते हैं। इफ़ एज इज़ लेस देन 18 तो यहाँ कॉपी पेस्ट यू कैन नॉट वोट। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, तो इस बार प्रिंट होके आ रहा है यू कैन नॉट वोट। तो इस तरीके से मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का काम होता है किसी भी कंडीशन को चेक करना, कंडीशन के बेसिस पे वो हमें कुछ फाइनल आउटपुट, कुछ फाइनल रिजल्ट प्रिंट करके देती है। और यहीं पर हम एज को 18 कर देते, सेव करते, रिफ्रेश करते, तो उस केस में आता यू कैन वोट, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये इसके साथ मैच हो गई पर इसके साथ मैच नहीं हुई। अगर हम अपना डार्क मोड वाला एग्जाम्पल लें, इसे कॉमेंट आउट कर देते हैं। डार्क मोड वाले एग्जाम्पल के लिए लेट्स सपोज हम एक मोड वेरिएबल बनाते हैं। मोड वेरिएबल के अंदर हमने लिखा हुआ है डार्क, और एक और वेरिएबल बना रहे हैं लेट कलर। कलर के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहे, कलर अभी क्या है, खाली है। तो अगर हम चाहें तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो मोड की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू डार्क। अगर मोड की वैल्यू डार्क है तो उस केस में जो हमारा कलर वेरिएबल है उसे हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं, उसको हम वैल्यू देना चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो जाए। बट अगर हमारे मोड की वैल्यू लाइट है कि लाइट मोड में हम अपने वेबसाइट को देखना चाहते हैं, उस केस में कलर को, बैकग्राउंड कलर को हम रखना चाहते हैं वाइट। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में console.log करके हम प्रिंट करवा देंगे अपना कलर वेरिएबल कि फाइनली क्या कलर वेरिएबल की वैल्यू सेट हुई। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉपर एक कोड है जिसको हमने लिख दिया। इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, इस कोड के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है मोड जिसके अंदर डार्क वैल्यू है अभी, और एक कलर है जिसको हमें सेट करना है। अगर हमारा मोड जो है उसकी वैल्यू इक्वल टू डार्क है तो उस केस में कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर मोड की वैल्यू लाइट है उस केस में कलर वाइट हो जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, मोड अभी डार्क मोड है तो बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक। हम बाद में डॉम नाम का एक टॉपिक सीखेंगे, उससे एक्चुअली हम अपनी स्क्रीन का कलर ही चेंज कर सकते हैं। जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है इसका कलर ही हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस वेरिएबल वैल्यू। पर उतना एडवांस में हमें नहीं जाना है अभी हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो ये वेरिएबल की वैल्यू हमने चेंज कर दी। यहीं पर अगर मैंने लाइट दे दिया होता, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से हमारी इफ स्टेटमेंट काम करती है। जैसे हमारी इफ स्टेटमेंट होती है वैसे ही हमारे पास एक और तरीके की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स के अंदर इफ तो हमारे पास होता ही है, उसके साथ हम एक एल्स को जोड़ देते हैं। इफ एल्स कहता है कि अगर कंडीशन, जो इफ के अंदर कंडीशन थी उसने ट्रू दे दिया तब तो इफ वाला पार्ट रन होगा, और उसने फॉल्स दे दिया तब एल्स वाला पार्ट रन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर मोड की वैल्यू डार्क मोड है तब तो कलर ब्लैक हो जाए, एल्स अगर डार्क मोड नहीं है कुछ और है तो उस केस में कलर को वाइट कर दो। तो इससे हमें बार बार जो इफ स्टेटमेंट है वो नहीं लिखनी पड़ती। एक अगर हम ट्रू एंड फॉल्स वाला केस हमारे पास पेयर बन जाता है तो हम इफ एल्स को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मोड की वैल्यू डार्क है तो उस केस में तो कलर ब्लैक हो जाए, और एल्स के केस में हम क्या कर दें, अपने कलर को वाइट कर दें। इस पार्ट को हम हटा सकते हैं, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, वाइट आ गया हमारे पास। क्यों आया वाइट, यहाँ पे मोड की वैल्यू लाइट है, इसने देखा क्या डार्क मोड है, डार्क मोड नहीं है, तो बाकी सारे केसेस में क्या होगा, कलर वाइट हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पे कुछ भी कर देते, ब्लू कर देते, सेव किया, तब भी हमारे पास वाइट ही प्रिंट होके आया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चेक कर रहा है कि डार्क मोड नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो उस केस में कलर हमारा वाइट हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को एज के साथ चेक कर लेते हैं। लेट एज इज इक्वल टू, लेट्स मेक इट 25। अगर हमारी एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उस केस में हम प्रिंट करवा रहे होंगे वोट। एल्स वाले केसेस में हम console.log करके प्रिंट करवाएंगे नॉट वोट। तो अगर एक बार कंडीशन इफ के साथ मैच हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट रन नहीं करता। रिफ्रेश करेंगे, वोट प्रिंट होके आया सिर्फ, ऐसा नहीं है दोनों प्रिंट होंगे। पर अगर यहीं हमने 16 कर दिया होता, सेव किया, रिफ्रेश किया, नॉट वोट प्रिंट होके आया। ऑल्सो एल्स को हम बिना इफ के नहीं लिख सकते। जैसे इफ को तो हम बार बार कुछ भी इफ करके स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं, पर अगर सिंपली हम लिखना चाहें कि नहीं एल्स के अंदर कुछ हो जाए तो ये हमें एरर दे देगा कि डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, यानी एल्स हमेशा इफ के साथ ही आता है, इफ के बिना हमारे पास नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है। अब यहाँ हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, विच इज कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑड है या इवन है। कोई भी नंबर अगर हमें दिया होगा, लेट्स सपोज हमें नंबर 5 दिया है तो हमें पता है ये हमारा ऑड नंबर होता है। अगर हमें नंबर 10 दिया है, ये पता है हमें हमारा इवन नंबर होता है। 2 भी इवन होता है, 4 भी इवन होता है, 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है। तो इस तरीके से कुछ ऑड नंबर्स होते हैं, कुछ इवन नंबर्स होते हैं। ऑड इवन का कैसे पता चलता है? हमें पता है वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो एक इवन नंबर होता है, और वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो एक ऑड नंबर होता है। 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि एक नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होके 0 दे दे रिमाइंडर में, वही तो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा जो डिवाइड होके 0 दे दे। तो इसका मतलब कोई भी नंबर a अगर हमारे पास है तो वो मॉड्यूलस में, मॉड्यूलो में 2 के साथ हमें क्या रिटर्न करके दे दे? हमें 0 रिटर्न करके दे दे। तो ये a क्या बन जाएगा? ये a हमारा एक इवन नंबर बन जाएगा। तो एक कंडीशन होती है प्रोग्रामिंग के अंदर ऑड और इवन नंबर को चेक करने की, कि कोई भी नंबर x अगर हमारे पास है तो x मॉड्यूलस 2 की वैल्यू अगर फाइनली इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में ये क्या बन जाएगा? ये एक इवन नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम 0 के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर ऑड है या इवन है। ये हमारा नंबर हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 10, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं अगर नम मॉड्यूलस 2 ट्रिपल इक्वल टू 0 के इक्वल है, मतलब इस वैल्यू का रिमाइंडर 2 से जब नंबर को डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आ गया इक्वल टू 0, तो उस केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log इवन, एंड बाकी केसेस में हम प्रिंट करवा सकते हैं console.log ऑड। इसको सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, हमारे पास आ गया इवन। इनफैक्ट पूरा हम प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं नम कॉमा और यहाँ इज इवन, एंड इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं इज ऑड। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, यहाँ प्रिंट हो गया रहा है 10 इज इवन। यहीं पर अगर हमारे पास 7 होता, रिफ्रेश करते तो यहाँ प्रिंट होके आता है 7 इज ऑड। 15 होता, 15 के केस में भी प्रिंट होके आता 15 इज ऑड, और 20 होता तो 20 के केस में प्रिंट होके आता 20 इज इवन। तो इस तरीके से हमारा कोई भी नंबर ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है उसकी कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं यूजिंग सम लॉजिक। कुछ हमें लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि कंडीशन चेक किस बेसिस पे की जाए, और फिर हमें अपने नॉर्मल इफ एल्स के सिंटैक्स को लिखना पड़ेगा। अच्छा, सिंटैक्स एक टर्म होती है प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपको बार बार देखने को मिल सकती है। सिंटैक्स का कोई कॉम्प्लेक्स मतलब नहीं होता, सिंटैक्स होता है रूल्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को उसका सिंटैक्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर हमें पता है सेंटेंस के लास्ट में आपको डॉट लिखना ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें पता है कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लिख रहे हैं वहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना चाहिए, या इफ़ जो है उसके बाद हमें कुछ ना कुछ कंडीशन लिखनी पड़ती है। अगर मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिखूँ इफ़, और यहाँ मैं ABCD इस तरीके से मैंने कुछ लिख दिया, तो ये क्या देगा? ये मुझे एरर देगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ रूल्स हैं जिसके आप खिलाफ जाके ये इफ़ ABCD आपने लिख दिया है। तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं जिसको हम उसका सिंटैक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ने वाले हैं अपनी थर्ड टाइप की इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ, विच इज़ एल्सिफ स्टेटमेंट्स। एल्सिफ स्टेटमेंट का बेसिकली काम होता है कि जब हम अपनी इफ स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर हम किसी कंडीशन को चेक कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंडीशन 1 को चेक कर लिया और उसके बाद हमने इफ का ब्लॉक बना दिया, उसके बाद हम एल्स लिख देते हैं। तो एल्स से क्या होता है? अगर ये कंडीशन सच नहीं हुई तो फिर ये कर दो। पर कभी कभी हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी पड़ सकती हैं,
फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कंडीशन 1 भी चेक करनी पड़ सकती है, कंडीशन 2 भी चेक करनी पड़ सकती है, कंडीशन 3 भी चेक करनी पड़ सकती है, कंडीशन 4 भी चेक करनी पड़ सकती है। जैसे इसमें ये हो सकता है कि बैकग्राउंड कलर आपको डार्क चाहिए, क्या आप डार्क मोड में हैं, क्या आप लाइट मोड में हैं, क्या आपको बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए या आपको बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज पिंक चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस है जिनको मुझे चेक करना है। तो ऐसे केसेस में बार बार इफ लिखने की बजाय हमारे पास एक होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ कहता है कि अगर इफ स्टेटमेंट काम नहीं की, इफ स्टेटमेंट ने काम नहीं किया तो उसके बाद आप एल्स इफ चेक कर लो। तो यहां पर हम अपनी एल्स इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे जो हमारी कंडीशन 2 के लिए चेक करेगी हमारे पास। तो यहाँ एल्स इफ लिखकर हम अपनी कंडीशन 2 को चेक करते हैं और फिर उसका ब्लॉक बनाते हैं। एंड हम कितने भी चाहें तो एल्स इफ लगातार लिख सकते हैं। एंड फिर लास्ट में जब हमारे पास एल्स इफ खत्म हो जाते हैं तो लास्ट में हम अपने एल्स को लिख सकते हैं। तो जनरली इस तरीके से पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट आती है, फिर हमारे पास एल्स इफ आते हैं जिनके अंदर हम और कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। और अगर ऊपर वाली किसी भी कंडीशन से मैच नहीं हुआ तो उसके बाद हमारे पास एल्स आ जाता है जिसमें फाइनल आंसर कुछ हम लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर एज लेस देन 18 है तो उस केस में प्रिंट कर दो जूनियर, लेकिन एज लेस देन 18 नहीं है तो फिर उस केस में चेक करो क्या एज ग्रेटर देन 60 है, उस केस में प्रिंट कर दो सीनियर। और अगर दोनों में से किसी से मैच नहीं करता तो मतलब 18 और 60 के बीच की कोई एज होगी तो उस केस में प्रिंट कर दो मिडिल। तो इस तरीके से सारी मल्टीपल कंडीशन को हमने चेक कर लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। लेट्स चूज आर मोड वाला एग्जाम्पल, लेट मोड। यहाँ मोड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डार्क मोड है और एक वेरिएबल हमने बना लिया कलर। अब यहाँ हम चेक कर सकते हैं अगर हमारी मोड की वैल्यू इक्वल टू डार्क है तो उस केस में तो हमें चाहिए कि हमारे बैकग्राउंड का जो कलर है दैट शुड बी इक्वल टू ब्लैक। बट एल्स इफ, इस तरीके से एल्स करके हम एक और इफ लिखते हैं, बीच में हमारी स्पेस आएगी और यहाँ पे हम अपनी सेकेंड कंडीशन को चेक कर सकते हैं। यानी मोड की वैल्यू अगर लेट्स सपोज ब्लू हो जाए तो उस केस में हम चाहते हैं कलर की वैल्यू भी हमारे पास ब्लू होनी चाहिए। एंड एक और एल्स इफ हम चाहें तो लगा सकते हैं अगर मोड की वैल्यू पिंक हो गई, लेट्स यूज अ ट्रिपल इक्वल टू एवरीवेयर। मोड की वैल्यू अगर पिंक हो गई तो उस केस में हम चाहते हैं हमारी कलर की वैल्यू भी पिंक हो जानी चाहिए। एंड लास्ट में एक एल्स केस दे सकते हैं कि लास्ट में और कुछ नहीं हुआ तो कलर की वैल्यू आपको वाइट सेट करनी है। लेट्स मेक इट इक्वल टू, बिकॉज कलर इज अ वेरिएबल। इसको सेव कर लेते हैं और लास्ट में जाके console.log कर देते हैं कलर। सेव किया, अभी मोड डार्क है तो इसके साथ मैच हो जाएगा तो हमारे पास कलर में डार्क आ जाएगा। रिफ्रेश किया, वील गेट ब्लैक। अब यहीं पर मोड को हमने ब्लू कर दिया होता, सेव किया, रिफ्रेश किया तो हमारे पास ब्लू आ जाता कलर। अगर हमने मोड को लेट्स सपोज हमने किया होता सिल्वर, कुछ भी मोड रख दिया हमने, बस जो इन कंडीशन से मैच ना करे, इन कंडीशन से मैच नहीं किया तो फाइनली हमारे पास वाइट ही आएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, फाइनल कलर हमारे पास आ गया इक्वल टू वाइट। तो इस तरीके से बीच में अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है तो उसके लिए हम अपने एल्स इफ ब्लॉक को यूज करते हैं। अब इफ एल्स के अंदर ही लेट्स सपोज हमारे पास अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें हमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट लिखनी है या हमारे पास ब्लॉक में करवाने के लिए एक ही काम है, सिंगल काम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अगर मेरे मोड की वैल्यू डार्क है तो उस केस में मुझे मोड को ही प्रिंट करना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बिना अपना एक ब्लॉक क्रिएट किए हुए हम अपना एक सिंगल लाइन का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ही लाइन का काम करना है, अगर मेरे मोड की वैल्यू डार्क के इक्वल है तो उस केस में प्रिंट कर दो मोड की वैल्यू को। तो ये जो लाइन है ये हमें कोई एरर नहीं देगी। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर अगर इफ आई सेट इट टू डार्क, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये ब्लैक आ गया और फिर मेरे पास डार्क प्रिंट होके आ गया। तो इस केस में ये लाइन कोई हमारे पास एरर नहीं देगी और इस तरीके से भी हम स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये तभी वर्क करेगी जब कंडीशन के ट्रू होने के बाद हमें सिर्फ एक ही काम कराना हो। वो काम कुछ भी हो सकता है, वो काम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना भी हो सकता है, वो काम कुछ प्रिंट करवाना भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट उस केसेस में वर्क कर जाएगी। पर जनरली इस तरीके से हम अपने कोड को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अच्छा प्रोफेशनल तरीका नहीं है। जनरली चाहे हमें एक काम कराना हो या हमें बहुत सारे काम कराना हो, हम हमेशा अपने ब्लॉक्स को यूज करेंगे। यानी इस तरीके से
अपने करली ब्रेसेस के अंदर हम अपने पूरे कोड को लिखने वाले हैं। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, ईजी टू रीड होती हैं, प्लस काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो इंटरनली यही कन्वेंशन फॉलो करती हैं, यही तरीका फॉलो करती हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लिखने का। अब ये तो हो गई हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिनकी हेल्प से हम अपनी बहुत सारी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अब हम रिविजिट करने वाले हैं अपने एक और ऑपरेटर को, विच इज़ अ स्पेशल ऑपरेटर कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर क्यों है? स्पेशल ऑपरेटर इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने ऐसे ऑपरेटर देख लिए जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं। दो ऑपरेंड्स यानी ए प्लस बी, ए और बी दोनों ऑपरेंड्स हैं। हमने ऐसे भी ऑपरेटर देख लिए जो एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, हमारे यूनरी ऑपरेटर्स, जैसे हमारा ए प्लस प्लस हो गया, ए माइनस माइनस हो गया। अब हम देखने वाले ऐसा ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। और तीन ऑपरेंड्स क्या होते हैं? तीन ऑपरेंड्स में एक होती है हमारी कंडीशन और दो होते हैं हमारे आउटपुट। हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर होता है, जो क्वेश्चन मार्क है और ये जो कोलन है, इसे हम अपना टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ऐसे काम करता है, ए क्वेश्चन मार्क बी कोलन सी। और इसका बेसिक मतलब होता है कि ए के अंदर कोई कंडीशन है और कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के हम पूछ रहे हैं इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू है या इस कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है। अगर कंडीशन की ए वाली कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो उस केस में बी में जो लिखा होगा वो सच हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई तो सी वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई कंडीशन दी, उसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो पहले वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी और फॉल्स हुआ तो दूसरे वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया कि एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, क्वेश्चन मार्क। अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो हमारे पास एडल्ट आ जाएगा, नहीं तो इस कोलन का मतलब है नहीं तो हमारे पास नॉट एडल्ट आ जाएगा। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस। लेट्स मेक अ वेरिएबल कॉल्ड एज। एज की वैल्यू अभी हम रख लेते हैं 25। हम यहाँ चेक कर सकते हैं अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, क्वेश्चन मार्क, तो हमारे पास एडल्ट आ जाएगा, नहीं तो हमारे पास नॉट एडल्ट आ जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, कुछ प्रिंट होके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ प्रिंट ही नहीं करा रहे, हम तो सिर्फ एक स्ट्रिंग कह रहे हैं ये रिजल्ट होगा, नहीं तो ये रिजल्ट होगा। हम चाहें तो उस रिजल्ट को किसी नए वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, तो ये जो पूरा का पूरा हमारा एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा और फिर हम अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमने अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, हमारे पास आ गया एडल्ट, क्योंकि हमारी एज जो है ग्रेटर देन 18 है। तो 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हमें एडल्ट रिटर्न करके देगा। बट इफ़ वी मेक इट 16, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो फिर हमारे पास नॉट एडल्ट आएगा। बट मेजर चीज़ है कि ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। अब हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम ये रिजल्ट वेरिएबल ना यूज़ करें और हम सीधा यहाँ पे लिख दें console.log इस तरीके से, एंड एक और console.log स्टेटमेंट लिख दें यहाँ पे, सेव। तो इस तरीके से दो स्टेटमेंट्स को भी एक साथ लिखा जा सकता है। रिफ्रेश किया, प्रिंट हो गया है नॉट एडल्ट, बट यहाँ दोबारा हमने 25 कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, इस बार प्रिंट हो गया है एडल्ट। अब ये जो चीज़ है ये कंप्लीटली वैलिड है, हम इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं, बट जनरली हम ये प्रेफर नहीं करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं कोड के अंदर, बिल्कुल यूज़ करना प्रेफर कर सकते हैं, पर जनरली अगर हमें कोई छोटी सी कंडीशन चेक करनी होती है, जैसे सिर्फ अगर हमें स्ट्रिंग्स ही लिखनी होती, ये जो हम एडल्ट नॉन एडल्ट है सिर्फ इतना काम अगर हमें करना होता तो फिर हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते थे। जनरली प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ नहीं करते। मतलब अगर ये स्टेटमेंट बहुत लंबी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो उस केस में हम इफ एल्स को प्रेफर करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं है, एक ऐसा ऑपरेटर है जो इफ एल्स को ही लिखने का दूसरा तरीका है। बेसिकली इस कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अगर ट्रू हो गया, इफ हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपलर, या इसको कॉम्पैक्ट इफ एल्स हम कह सकते हैं। ज़्यादा कॉम्पैक्ट इफ एल्स है हमारे पास। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं टच करना चाह रही थी, जो हमारे एमडीएन डॉक्स होते हैं। यानी अगर आपका कभी मन करता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, मुझे और कुछ नया टॉपिक है जिसको जाके पढ़ना है, मुझे कुछ और सीखना है, या मुझे एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, मुझे थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है एक प्रोग्रामर के लिए। तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑनलाइन, जिसको हम एमडीएन डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, और हम सिंपली जाके सर्च कर सकते हैं एमडीएन के लिए। तो एमडीएन वेब डॉक्स, ये है डेवलपर mozilla.org। तो मोजिला हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये फ्री डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर्स ने लिखी है।
तो इसके अंदर हमारी जो CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, इन सब की डॉक्यूमेंटेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं जिनके बारे में जाके हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सर्च करके अगर मैं सर्च करूँ फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जैसे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में मुझे पढ़ना है, तो आई कैन गो एंड सी फॉर टर्नरी ऑपरेटर। ये मुझे बता रहा है टर्नरी ऑपरेटर इज द ओनली जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर दैट टेक्स 3 ऑपरेंड्स, अ कंडीशन, उसके बाद ट्रूथी वैल्यू, इस तरीके से कोलन, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मुझे दिखा दिया कि इस तरीके से हमारे टर्नरी ऑपरेटर जो है उसको लिखा जाता है। अब ये फंक्शन क्या है उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शंस को हम बाद में पढ़ रहे होंगे, पर ये हमारा तरीका होता है टर्नरी ऑपरेटर्स को लिखने का कि कंडीशन को हम चेक करते हैं, फिर अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में इन जावास्क्रिप्ट या अगर आप HTML CSS सीख रहे हो तो वहाँ पे भी अगर आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी जानना है, हम MDN डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं। और यहीं पर वैसे इफ एल्स के अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एक और तरीका होता है कंडीशन को चेक करने का, विच इज़ कॉल्ड स्विच। स्विच वैसे रियल लाइफ डे टू डे प्रोग्रामिंग के अंदर उतना हम यूज़ नहीं करते, ना अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उतना यूज़ करेंगे, ना अपने रियल लाइफ जो हमारी डे टू डे डेवलपमेंट होती है उसके अंदर भी उतना यूज़ नहीं होता स्विच स्टेटमेंट। पर ये भी एक तरीका होता है स्विच स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करने का। इफ़ वी वांट टू चेक स्विच स्टेटमेंट तो हम सिंपली जाके कर सकते हैं, वी कैन लुक फॉर स्विच स्टेटमेंट या सिंपली स्विच सर्च कर सकते हैं, तो ये हमारी स्विच स्टेटमेंट आ गई। तो स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन के बेसिस पे वैल्यू मैच करके आउटपुट निकालती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक्सप्रेशन के अंदर लिख दिया पपायास, तो ये क्या करेगी, स्विच के अंदर उस एक्सप्रेशन को, इस तरीके से हम स्विच लिखते हैं, स्विच लिखने का तरीका होता है हम फिर पेरेंथेसिस लगाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेती हूँ, हम फिर अपने पेरेंथेसिस लगाते हैं और वहाँ पे हम इस तरीके से स्विच लिखते हैं, फिर हम अपने एक्सप्रेशन को लिखते हैं, तो इसके अंदर पपायाज आ गया और फिर इस तरीके से करली ब्रेसेस लगा के हम चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ स्विच के अंदर हम केसेस लिख देते हैं कि ये केस सच होगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, दूसरा केस सच होगा तो ये चीज़ होनी चाहिए, तीसरा केस सच होगा तो ये चीज़ होनी चाहिए। इस तरीके से हम काफ़ी सारी कंडीशंस लिख देते हैं। तो मान लो अगर पपायाज है, क्या ये ऑरेंजेस वाले केस से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, मैंगोज वाले से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, पपाया से मैच कर रहा है, पपाया से मैच कर रहा है, तो console.log करके हम इस चीज़ को प्रिंट करवा देंगे। और जैसे ही हमने प्रिंट करवा दिया वैसे ही यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करने का मतलब होता है स्विच से आप बाहर आ गए, वरना जनरली स्विच ऐसे काम करता है, एक भी कंडीशन चेक हो गई तो उसके नीचे वाली सारी की सारी कंडीशंस के साथ मैच कर देगा। तो स्विच थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली अलग तरीके से काम करता है, पर क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे होंगे। बट हाँ, अगर आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है तो एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको जाके पढ़ सकते हो। पूरा हमारे पास तरीका होता है, इस तरीके का हमारा सिंटैक्स होता है करने का, एक्सप्रेशन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिखा रखा है, आप इस एग्जाम्पल को कॉपी करके अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर रन करके देख सकते हो। तो दिस आई एम गिविंग टू यू एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। इससे हम 2 चीज़ें सीख जाएंगे, स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीख जाएंगे, सेकंड चीज़ सीखेंगे कि MDN के अंदर डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से पढ़नी होती है। वो भी एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है, क्योंकि इनकेस आपको कल को हो सकता है आप कुछ नया ही फीचर बिल्ड करना चाहते हो, उसके अंदर कई चीज़ें आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। तो खुद से सीखने वाली जो चीज़ है वो तभी आएगी जब हम जाके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ेंगे, जब हम खुद से जाके चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जो चीज़ लेक्चर के अंदर कवर नहीं हुई उसको मैं जाके खुद से अपने टाइम में जाके एक्सप्लोर करूँ। तो ये चीज़ है जिसको आप जाके पढ़ सकते हो इन MDN डॉक्यूमेंटेशंस। द लिंक इज developer.mozilla.org। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स एंड आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम करेंगे, पहले वाला आपको मेरे साथ करना है, दूसरे वाला पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं। अब पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा है गेट यूजर यानी जो हमारी वेबसाइट यूज करता है, गेट यूजर टू इनपुट अ नंबर यूजिंग प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है ये शब्द हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। प्रॉम्प्ट एंड अलर्ट ये 2 चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अलर्ट को हमने ऑलरेडी देखा था अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर। बेसिकली अगर मैंने अपने कोड के अंदर, यहाँ आ जाते हैं, अगर मैंने अपने कोड के अंदर लिख दिया अलर्ट, अलर्ट होता है एक मैसेज। अगर मैंने लिख दिया अलर्ट तो ये क्या करता है, एक मैसेज लेता है। अब ये जो सजेशंस कहाँ से आ रही हैं, ये सजेशन भी आप देखोगे VS कोड के अंदर कहाँ से आ रहे हैं, MDN रेफरेंस से आ रहे हैं। तो अलर्ट के अंदर अगर मैंने लिख दिया हेलो तो ये क्या करेगा, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करके दिखाई देगा एज अ पॉपअप। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया तो ये क्या आया, मेरा एक पॉपअप आया, दिस पेज सेज, ये पेज कह रहा है हेलो।
इसको ओके कर देंगे तो चला जाएगा। तो ये वन टाइम पॉपअप हमारे लिए क्रिएट करके देता है। तो ये काम होता है अलर्ट का। अब जैसे हमारे पास अलर्ट होता है वैसे ही हमारे पास वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का काम भी कुछ मैसेज देना ही होता है। जैसे मैंने क्रिएट किया प्रॉम्प्ट हेलो, तो ये क्या करेगा, ये मुझे कुछ मैसेज देगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ भी आ गया दिस पेज सेज हेलो। पर प्रॉम्प्ट में एक और एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है कि प्रॉम्प्ट मैसेज तो दे देगा बट साथ में कुछ इनपुट भी ले सकता है। मतलब यहाँ पे मैं अपना नाम इनपुट करके इसे दे सकती हूँ। तो हेलो के बेसिस पे मैंने लिख दिया श्रद्धा और इसको कर दिया ओके। अब यहाँ तो एज सच हमने कुछ नहीं किया, पर ये जो प्रॉम्प्ट जो भी इनपुट लेता है उसकी वैल्यू को हम किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवा सकते हैं। जैसे मैंने वेरिएबल ले लिया लेट नेम इज इक्वल टू दिस वेरिएबल, और फिर हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के नाम को हम प्रिंट करवा देंगे console.log नेम। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, हेलो कह रहा है, मैंने अपना नाम लिखा श्रद्धा, ओके किया तो मेरा नाम मेरे लिए प्रिंट होके आ गया। दोबारा रिफ्रेश करेंगे, मैंने अपना नाम लिखा अपना कॉलेज, ओके किया, मेरे लिए अपना कॉलेज प्रिंट होके आ गया। दोबारा रिफ्रेश करेंगे, मैंने अपना नाम कंप्लीट नाम इसे लिख के दिया श्रद्धा खापरा, ओके किया, मेरा पूरा नाम मेरे लिए प्रिंट होके आ गया। तो प्रॉम्प्ट्स हमारे लिए एक टेम्पररी तरीका हो सकता है यूज़र से इनपुट लेने का। अभी जब मैंने इस वेबसाइट को अपना नाम दिया तो मैं कौन हूँ, मैं यूज़र हूँ जो इस वेबसाइट को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके किया और फिर ये वेबसाइट उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर रही है, उसे प्रिंट करवा सकती है, उसके साथ कुछ भी काम कर सकती है। तो प्रॉम्प्ट्स हमारा एक तरीका होता है यूज़र से कुछ भी इनपुट लेने का। तो यहाँ हमारा सवाल हमें यही कह रहा है कि आपको यूज़र से एक इनपुट लेना है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में आप लिखोगे एंटर अ नंबर और यूज़र कोई नंबर हमें एंटर करके देगा। फिर हमें चेक करना है क्या ये नंबर 5 का मल्टीपल है या नहीं है। 5 का मल्टीपल कोई भी नंबर कब होता है, 5 का मल्टीपल तब होता है जब वो 5 की टेबल में आता है। और कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर 5 की टेबल में आता है क्या, जैसे 5 हो गया, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ये वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये 5 से डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर दे देंगे 0। जो भी नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर दे देगा 0, मतलब वो 5 का मल्टीपल है, 5 की टेबल में आता है। उसी तरीके से सवाल हो सकता था 3 का मल्टीपल आइडेंटिफाई करो। तो जो नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड होके हमें रिमाइंडर में दे देता है 0, ये 3 का मल्टीपल हो जाता है। तो ऐसे ही किसी भी नंबर का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। तो 5 का मल्टीपल चेक करने के लिए पहले तो हम एक प्रॉम्प्ट दे देंगे। प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिख सकते हैं एंटर अ नंबर। इस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट क्रिएट कर दिया, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर देते हैं तो ये हमें प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर। यहाँ हम कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एंटर किया 25। अभी एज सच हमने उसे सेव नहीं कराया तो उसको सेव करा लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, वील कॉल इट नंबर। तो ये राइट साइड से जो वैल्यू आ रही है ये हमारी लेफ्ट साइड में जाके स्टोर हो रही है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है इफ नंबर मॉड्यूलो 5 इज ट्रिपल इक्वल टू 0, यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं, इफ कंडीशन को हमने इसके साथ अप्लाई कर दिया कि अगर हमारा नंबर 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 दे रहा है, मतलब वो 5 का मल्टीपल है, उस केस में हमें प्रिंट करवाना है console.log नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ नंबर की जगह हम एक्चुअल नंबर की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, और एल्स के केस में हम प्रिंट करवा देंगे नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। सेव कर लिया, रिफ्रेश किया, इस बार नंबर में मैंने टाइप किया 5, तो यहाँ प्रिंट होके आ रहा है 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ इज अ कर देते हैं और एक स्पेस जो है यहाँ से कम कर देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब कॉमा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ जाती है। रिफ्रेश किया, एंटर अ नंबर 5 एंटर किया, 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। रिफ्रेश किया, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। रिफ्रेश किया, 3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। रिफ्रेश किया, 100, ओके, 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। रिफ्रेश किया, मान लो मैंने कोई रैंडम नंबर दे दिया 67545, ओके, 67545 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जैसे हमने मल्टीपल ऑफ 5 चेक किया, मल्टीपल ऑफ 3 भी चेक कर सकते हैं। बस यहाँ 3 लिखना पड़ेगा हमें, और जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर भी 3 लिखना पड़ेगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, इस बार ये 3 के लिए चेक करेगा, हम लिखेंगे 9, तो लिख रहा है 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। रिफ्रेश किया, वील राइट 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 17
17 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 17 3 की टेबल में आता ही नहीं। पर कंप्यूटर इतना तेज़ है, हमारा कोड इतना तेज़ है कि हम कोई रैंडम नंबर लिखेंगे जिसके बारे में शायद हमें ही नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 18327, हो सकता है हम अभी देखते ही कैलकुलेट ना कर पाए 3 का मल्टीपल है या नहीं है, ओके करके, पर हमारा कोड हमारे लिए कर लेगा। 18327 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमारे लिए चेक कर लिया, हमें वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इस तरीके से हम अपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स एंड अपने ये जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट अ कोड विच कैन गिव ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स, यानी हमें स्टूडेंट के मार्क्स दिए होंगे या स्कोर्स, इसको हम कह रहे हैं। हमें स्कोर दिया होगा कि स्टूडेंट का स्कोर 75 है क्या, या स्टूडेंट का स्कोर 89 है क्या, या जो भी स्कोर है, जो भी नंबर है, उसके बेसिस पे हमें उस स्टूडेंट को एक ग्रेड देना है। ये ग्रेड के लिए हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि अगर 80 से 100 में आता है ए दे दो, 70 से 89 में आता है बी दे दो, 60 से 69 में आता है सी दे दो, 50 से 59 में आता है डी दे दो, और 0 से 49 में तो ग्रेड हमारा एफ जाएगा। तो इन सारी कंडीशंस को हमें चेक करना है यूजिंग आर इफ, फिर हम एल्स इफ कर सकते हैं, और फिर हमारा इफ वाला ब्लॉक, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है। तो यहाँ पे आपको पॉज करना है एक बार लेक्चर को और खुद से इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और फिर फाइनल आंसर के साथ हम टैली कर सकते हैं। अब फाइनली बढ़ते हैं इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ। हमें पता है हमारे पास एक वेरिएबल होगा, कोई भी स्कोर नाम का वेरिएबल होगा जिसके अंदर कोई भी स्कोर होगा, और इस स्कोर के बेसिस पे हम अपनी इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 80 से 100 के बीच में होना चाहिए स्कोर। तो यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर स्कोर की वैल्यू, यहाँ हमें एक कंडीशन चेक नहीं करनी, दो चेक करनी है। अगर स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है एंड स्कोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, तो उस केस में हमारी फर्स्ट कंडीशन आएगी। इस चीज को ध्यान से देखना है, मैंने उसी सेम कंडीशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 80 to 100 ये क्या है, ये एक रेंज है। रेंज को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एज सच चेक नहीं कर सकते इफ के अंदर, या अभी तक जितनी हमने चीज़ें सीखी हैं उसके अंदर तो एटलीस्ट चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे रेंज को? रेंज में हम देख लेंगे 80 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे अगर स्कोर की वैल्यू, वैसे यहाँ पर आई बिलीव देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, 80 की जगह यहाँ पे हमारे पास 90 होना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाएगा, नहीं तो ओवरलैप कर जाएगी ना कंडीशन। 80 से बड़ा तो 70 और 89 के बीच में भी आता है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 90। ये चीज़ आप करेक्ट कर लेना। ओके 90 के बीच में होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में यहाँ पे हम 90 की कंडीशन डाल देते हैं, लेट्स मेक इट 90। तो पहले हम चेक करेंगे क्या हमारे स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। स्कोर की वैल्यू 90 भी हो सकती है, 91 भी हो सकती है, 92 भी हो सकती है। पर हमें साथ के साथ ये भी चेक करना है कि ठीक है 90 से तो बड़ी है पर स्कोर 120 तो नहीं हो गया, क्योंकि स्कोर की कोई मैक्सिमम वैल्यू भी तो है। तो वो वैल्यू चेक करने के लिए ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, साथ के साथ ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए कि स्कोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, ये भी ट्रू हो। दोनों ट्रू हो तो उसका मतलब रेंज के अंदर हम आ रहे हैं, रेंज के अंदर हम आ रहे हैं। तो उस केस में हमारी ग्रेड वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेड वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी ए के इक्वल। तो इस तरीके से हमारी इफ स्टेटमेंट आ जाएगी। देन वी कैन राइट एल्स इफ। एल्स इफ के अंदर हम लिख सकते हैं स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 89। तो इस तरीके से हम अपनी सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं। तो आई होप कि फॉर्मेट हमें समझ में आ गया होगा कि कैसे इफ एल्स को हमें यूज करना है। अपने कोड पर अब आ जाते हैं। दिस इज माई प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। कोड के लिए लेट्स मेक अ वेरिएबल कॉल्ड स्कोर। स्कोर को हम कुछ भी रख सकते हैं शुरुआत में, लेट्स कीप इट 75 और एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट ग्रेड। तो पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है एंड स्कोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 है, तो उस केस में हमारे ग्रेड की वैल्यू को हम सेट कर देंगे इक्वल टू ए। एल्स इफ सेकेंड कंडीशन पे आ जाते हैं। अगर स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड स्कोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 89 है, तो उस केस में हमारा ग्रेड हो जाएगा बी के इक्वल। एल्स इफ स्कोर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, हम छोटी वैल्यू को पहले लिख रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू की पहले कंडीशन चेक करें, फिर लेस देन इक्वल टू की। आप चाहो तो ऑपोजिट भी कर सकते हो, कौन सी कंडीशन पहले आती है कौन सी बाद में आती है वो यहाँ पर इस केस में मैटर नहीं करेगा।
स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है एंड स्कोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 69 है, तो यहाँ ग्रेड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी के इक्वल। एल्स इफ स्कोर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है एंड स्कोर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 59 है हमारे पास, तो यहाँ पर ग्रेड की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी डी। एंड एल्स, यहाँ हम चाहें तो एल्स वाला केस भी दे सकते हैं, नहीं तो एक लास्ट एल्स इफ भी दे सकते हैं। एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्योंकि नेगेटिव स्कोर नहीं है, स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 49, तो उस केस में हमारे ग्रेड की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी एफ के। तो ये सारी कंडीशंस को हमने एक के बाद एक लिख दिया। अच्छा, इफ और एल्स इफ को हम लिख सकते हैं, लास्ट में एल्स वाला जो हमारा केस होता है उसको हम कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। लास्ट में प्रिंट करवा देंगे console.log अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स योर ग्रेड वॉज, एंड यहाँ हम अपने ग्रेड को दिखा सकते हैं, दिस वॉज माई ग्रेड। अब 75 का अगर स्कोर है, रिफ्रेश किया तो हमारा ग्रेड क्या आ गया, हमारा बी ग्रेड आ गया। 75 कहाँ पे है कंडीशन, 75 वाली कंडीशन इस फर्स्ट वाले एल्सिफ के अंदर आती है। यहीं पर ग्रेड अगर होता, लेट्स सपोज वी हैड 95 स्कोर, 95 का स्कोर होता, रिफ्रेश करते ग्रेड हमारा ए आ जाता। यहीं पर हमारे पास अगर लेट्स सपोज 33 का स्कोर होता, ग्रेड हमारा एफ आ जाता। अगर हमारे पास 62 का स्कोर होता, सेव किया, रिफ्रेश किया, ग्रेड हमारा सी आ जाता। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ग्रेड देने का सिस्टम है। हम चाहें तो इस स्कोर की वैल्यू को प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं। वी कैन राइट अ प्रॉम्प्ट, एंटर योर स्कोर, और लिख देते हैं 0 से 100 के बीच में होना चाहिए स्कोर। सेव, रिफ्रेश। सबसे पहले स्कोर एंटर कर लेते हैं। हमारा स्कोर लेट्स सपोज वी हैव 84, ओके, योर ग्रेड वाज बी। रिफ्रेश किया, इफ माई स्कोर वाज लेट्स से 98, तो माई ग्रेड वाज ए। तो इस तरीके से हम अपनी इफ एल्स कंडीशंस को यूज कर सकते हैं टू मेक फुली फंक्शनल प्रोग्राम्स। ये जो पूरा का पूरा कोड हमने लिखा है, इस पूरे कोड को हम एक प्रोग्राम कह सकते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट का अपना एक प्रोग्राम लिख दिया है। काफ़ी सारे कोड है, कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा लॉजिक कंबाइन किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी होंगी, जिनको अब जाके हम इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।